सब्सक्राइब कीजिए राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप भी। हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय राजधानी। मैं राधेश्याम यादव, राजधानी फाउंडर पचकोड़िया जोमनेर जयपुर से आपके लिए लेके आया हूँ एग्रोनॉमी की क्रॉप्स। अपन ऑयल सीड क्रॉप्स की बात कर रहे थे। नेक्स्ट ऑयल सीड क्रॉप है सूरजमुखी सनफ्लावर। सूरजमुखी सनफ्लावर। अपन सबसे पहले इसका बोटनिकल नेम देखते हैं। इसका बोटनिकल नेम होता है हेलियंथस एनस। क्या होता है? हेलियंथस एनस। बोटनिकल नेम क्या होता है? हेलियंथस एनस। किसका? सनफ्लावर का, सूरजमुखी का। बोटनिकल नेम क्या होता है? हेलियंथस एनस। इसकी फैमिली होती है कंपोजिटी। क्या होती है? कंपोजिटी। इसकी फैमिली क्या होती है? कंपोजिटी। अगर अपन पुष्पक्रम की बात करें तो पुष्पक्रम होता है मुंडक। मुंडक को कई बार हेड भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? हेड। हेड या मुंडक। सनफ्लावर का पुष्पक्रम क्या होता है? मुंडक या हेड। क्या होता है? मुंडक या हेड। अगर इसके बीज की सीड की बात करें तो इसका सीड होता है अकेन। क्या होता है? अकेन। सनफ्लावर का बीज क्या या सीड क्या कहलाता है? अकेन। क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो 2n बराबर 34। 2n बराबर है 34। क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? 2n बराबर है 34 होते हैं। अगर इसके उत्पत्ति स्थल देखें अपन, किसका? सूरजमुखी का, जिसका बोटनी नेम हेलियंथस एनस है। फैमिली कंपोजिटी है। पुष्पक्रम मुंडक या हेड है। बीसीड एकेन है। क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 34 है। उसका उत्पत्ति स्थल पश्चिमी केंद्रीय अमेरिका है। उत्पत्ति स्थल क्या है? पश्चिमी केंद्रीय अमेरिका। उत्पत्ति स्थल क्या है? पश्चिमी केंद्रीय अमेरिका। सूरजमुखी की में दुर्गंध ऑक्सीडेशन के कारण आती है। सूरजमुखी के तेल में दुर्गंध किसके कारण आती है? ऑक्सीडेशन के कारण आती है। किसके कारण आती है? ऑक्सीडेशन के कारण आती है। बात करें अपन ऑयल सीड क्रॉप पढ़ रहे हैं तो इनमें मेन होता है ऑयल। कितना परसेंट इसके सीड में ऑयल होता है? तो ऑयल होता है वो होता है 45 से 50% तक। ऑयल की मात्रा कितनी होती है? 45 से 50%। सनफ्लावर के सीड में ऑयल की मात्रा 45 से 50% तक पाई जाती है। साथ ही दोस्तों ध्यान रखना, इसके ऑयल में लिनोलिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड? लिनोलिक एसिड पाया जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सूरजमुखी के तेल में या सनफ्लावर के ऑयल में लिनोलिक एसिड अधिक होने के कारण यह हृदय रोगियों के लिए अच्छा रहता है। क्योंकि लिनोलिक एसिड क्या करता है? रक्त में कोलेस्ट्रॉल की वृद्धि को रोकता है। रक्त में कोलेस्ट्रॉल, रक्त धमनियों में जो कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है उसको जमने से रोकता है। तो इस कारण कौन से रोगियों के लिए सूरजमुखी का तेल अच्छा हुआ? हृदय रोगियों के लिए अच्छा हुआ। इसके कारण यह रक्त में कोलेस्ट्रॉल की वृद्धि को रोकता है तथा उस पर अपचायक प्रभाव डालने में सहायक होता है। यही कारण है कि जिन देशों में हृदय रोगियों का प्रकोप ज्यादा है वहां पर इसके तेल का प्रयोग लगातार बढ़ रहा है। लिनोलिक एसिड आपने पढ़ा था सोयाबीन में भी पाया जाता है, लेकिन सोयाबीन से भी ज्यादा किसमें होता है? सूरजमुखी से। और सूरजमुखी से भी ज्यादा कुसुम में होता है। कौन सा? लिनोलिक एसिड। ध्यान रखना, मैन है सूरजमुखी के तेल में लिनोलिक एसिड पाया जाता है। इसी कारण इसका ऑयल जो है वो हृदय रोगियों के लिए अच्छा रहता है। क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल, जो रक्त में कोलेस्ट्रॉल होता है, रक्त धमनियों में जो कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है उसको जमने से रोकता है। कौन? लिनोलिक एसिड। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रथम हाइब्रिड वेराइटी। प्रथम हाइब्रिड वेराइटी BSH1। BSH1। BSH1 प्रथम हाइब्रिड वेराइटी सनफ्लावर की कौन सी है? BSH1। प्रथम हाइब्रिड वेराइटी ऑफ सनफ्लावर कौन सी है? BSH1। इनमें परागण मधुमक्खियों द्वारा होता है। परपरागण होता है। परपरागण किसके द्वारा होता है? मधुमक्खियों के द्वारा, हनी बी के द्वारा इसमें परपरागण होता है। सूरजमुखी के बीज सुसुप्त अवस्था पाई जाती है। सूरजमुखी के बीजों में डोर्मिनेंसी स्टेज पाई जाती है। डोर्मिनेंसी जानते होंगे, अनुकूल परिस्थितियां होने के बाद भी निष्क्रिय होना। सभी अनुकूल परिस्थितियां हैं फिर भी निष्क्रिय होना। तो कितने दिन की होती है? 45 से 50 दिन की होती है। कितने दिन की होती है? 45 से 50 दिन की होती है। साथ ही दोस्तों ध्यान रखना, सूरजमुखी या सनफ्लावर का पौधा पोटेशियम को अधिग्रहण करता है। पोटेशियम की ज्यादा आवश्यकता होती है। कई बार इसमें पोटेशियम की कमी हो जाए तो बीज खाली रह जाते हैं, बीज दाने नहीं बनते हैं। पोटेशियम की कमी से इसमें दाने नहीं बनते हैं। आपने मूंगफली में पढ़ा था, ग्राउंडनट में पढ़ा था कि कैल्शियम की कमी से दाने नहीं बनते। यहाँ पर पोटेशियम की कमी से दाने नहीं बनते। सूरजमुखी की फसल में पूफा, पूफा का पूरा नाम होता है पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। पूफा की मात्रा सूरजमुखी के तेल में पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा अधिक होती है। 90% तक पाई जाती है। कितनी प्रतिशत? 90% तक पाई जाती है। पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा 90% तक होती है।
तापमान बढ़ने से अगर टेम्परेचर हाई हो जाता है, बढ़ जाता है, तो पूफा यानी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा घट जाती है। टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो इस पूफा जो है उसकी मात्रा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, इसकी मात्रा कम हो जाएगी, घटे जाएगी। धूप में ऑक्सीजन सांद्रण के कारण, ऑक्सीजन पादप हार्मोन है, आपने पढ़ा है, जो पौधे के अग्र भागों में बनता है, और धूप में ऑक्सीजन सांद्रण के कारण इसका तने को अपन क्या बोलते हैं, उसके पुष्पक्रम को क्या बोलते हैं, मुंडकिया हेड, पुष्पक्रम को क्या बोलते हैं, मुंडकिया हेड। तो इसका मुंडकिया हेड सूर्य की तरफ मुड़ जाता है, किसके कारण, ऑक्सीजन सांद्रण के कारण। किसके कारण, ऑक्सीजन सांद्रण के कारण। इस क्रिया को क्या कहते हैं, हेलियोट्रोपिज्म कहा जाता है। इस क्रिया को क्या कहा जाता है, हेलियोट्रोपिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हेलियोट्रोपिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हेलियोट्रोपिज्म। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सूरजमुखी के 1000 बीजों का वजन। 1000 बीजों का वजन क्या कहलाता है, टेस्ट वेट। क्या कहलाता है रे, टेस्ट वेट। और 100 बीजों का वजन या 100 सीड्स का वजन क्या कहलाता है, सीड इंडेक्स। क्या कहलाता है, सीड इंडेक्स, बीज सूचकांक। तो इसका टेस्ट वेट होता है, वो होता है 55 से 70 ग्राम। कितना ग्राम होता है, 55 से 70 ग्राम। इसके 1000 सीड्स का वजन कितना होता है, 1000 सीड्स का वजन कितना होता है, वेट कितना होता है, 55 से 70 ग्राम होता है। कितना होता है, 55 से 70 ग्राम। सूरजमुखी के बीजों का अंकुरण 10 से 12 दिन में हो जाता है। जर्मिनेशन, सोविंग कर दिया आपने सनफ्लावर के सीड्स की, उसके कितने दिन बाद में जर्मिनेशन होगा, 10 से 12 दिनों के बाद में जर्मिनेशन हो जाएगा। इसमें अगर अपन अंकुरण की बात करें तो एपीजीएल होता है, ऊपरी भूमिक एपीजीएल है ना। जर्मिनेशन टाइप कौन सा होता है, एपीजीएल ऊपरी भूमिक होता है। सूरजमुखी में पुमंग पूर्ववर्ती प्रोटोएंड्रस होता है, यानी प्रोटोएंड्री पादप है। प्रोटोएंड्री जानते होंगे, प्रोटोएंड्री किसे कहते हैं, जिसमें नर जन्नांग पहले परिपक्व होते हैं मादा जन्नांगों से। नर जन्नांग पहले परिपक्व होंगे मादा जन्नांगों से, तो वो तो प्रोटोएंड्री होता है। प्रोटोगायनी दूसरा होता है, उसमें मादा जन्नांग नर जन्नांगों से पहले परिपक्व होते हैं। और इन दोनों ही अवस्था को डाइकोगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइकोगेमी। डाइकोगेमी 2 प्रकार की होती है, प्रोटोएंड्री और प्रोटोगायनी। प्रोटोएंड्री में तो नर जन्नांग पहले परिपक्व होते हैं, जबकि प्रोटोगायनी में मादा जन्नांग पहले परिपक्व होते हैं। तो इसमें नर जन्नांग होते हैं वो पहले परिपक्व होते हैं, इस कारण ये प्रोटोएंड्रस है। क्या है, प्रोटोएंड्रस है। भारत में सूरजमुखी पर कार्य बेंगलोर, कर्नाटक। ध्यान रहे दोस्तों, भारत में सबसे ज्यादा सूरजमुखी या सनफ्लावर का उत्पादन कर्नाटक में होता है। वहां पे बेंगलोर, जो कर्नाटक की अपनी राजधानी भी है, वहां पर इसके अनुसंधान कार्य हो रहा है। बीज की बुआई की गहराई, जो अपन सीड की जो जिस समय बुआई करते हैं उस समय सीड की गहराई 3 से 4 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। इससे कम या ज़्यादा होने पर जर्मिनेशन पे प्रभाव हो सकता है। तो 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई रखनी चाहिए सीड की सोविंग के टाइम। सूरजमुखी की सिंचाई का सूचक पौधा माना जाता है, क्योंकि ये पानी की कमी तुरंत होते ही इसका पौधा मुरझाना शुरू हो जाता है। तो सिंचाई का सूचक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इरिगेशन का इंडिकेटर प्लांट कौन सा है, सूरजमुखी। कौन सा है, सूरजमुखी। यानी सिंचाई का सूचक पौधा कौन सा है, सूरजमुखी है। इसका तेल वानस्पतिक घी, वानस्पतिक घी जानते हैं, डालडा घी भी बोलते हैं। कौन सा घी बोलते हैं, डालडा घी भी कहते हैं। इसका तेल वानस्पतिक घी बनाने के काम में भी आता है। खली में 40 से 44% तक प्रोटीन पाई जाती है। तेल 45 से 50 फटा था, तो तेल निकाल लिए तो क्या बच गई, खल बच गई। तो खली में प्रोटीन कितनी होती है, 40 से 44%। खली में प्रोटीन 40 से 44। जबकि इससे पहले आपने अलसी पढ़ी थी, अलसी में प्रोटीन कितनी थी, 36%। अलसी की खल में प्रोटीन कितनी थी, 36। जबकि सनफ्लावर की जो खल है उसमें प्रोटीन कितनी है, 40 से 44%। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके वितरण की। पूरे देश का करीब आधा क्षेत्रफल व उत्पादन केवल और केवल कहाँ पर होता है, कर्नाटक में। और बेंगलोर कर्नाटक में ही अनुसंधान कार्य चल रहा है सनफ्लावर के ऊपर। राजस्थान में झालावाड़, यानी जो दक्षिणी जिले हैं झालावाड़, भरतपुर, गंगानगर, भीलवाड़ा, इनमें इसका उत्पादन किया जाता है। झालावाड़, भरतपुर, गंगानगर, भीलवाड़ा में सूरजमुखी का प्रोडक्शन किया जाता है। अपन क्लाइमेट की बात करते हैं, इसके लिए कौन सी क्लाइमेट सूटेबल रहती है जिससे ये अच्छी ग्रोथ कर सके। समशीतोष्ण व शीतोष्ण जलवायु इसके लिए अच्छी होती है। समशीतोष्ण व शीतोष्ण जलवायु, ध्यान रहे इसे तीनों ऋतुओं में उगाया जा सकता है, क्योंकि ये डे न्यूट्रल प्लांट है। इसके लिए आपके क्लाइमेट का थोड़ा ध्यान रखना। समशीतोष्ण व शीतोष्ण जलवायु उपयुक्त रहती है। अगर अपन इम्प्रूव्ड वेराइटियों की बात करें तो सबसे पहले अपन ने पढ़ ली थी प्रथम हाइब्रिड वेराइटी ऑफ सनफ्लावर कौन सी है, BHS फर्स्ट, BHS फर्स्ट। अपन और देखते हैं MSFH1, MSFH1, MSFH8, MSFH17, BSH फर्स्ट। जो इसकी प्रथम हाइब्रिड वेराइटी है कौन सी, BSH
पेस्ट। प्रथम है हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सनफ्लावर कौन सी है, BSH पेस्ट। ओपन पोलिनेटेड किस्मों की वैरायटियों की बात करें तो उनमें आती है मॉडर्न, कौन सी आती है, मॉडर्न, इसी 68 414, इसी 68 414, मॉडर्न इसी 68 414। सूर्या कौन सी किस्म है, सूर्या। सनराइज सिलेक्शन, सनराइज सिलेक्शन, सनराइज सिलेक्शन। रामसम रिकॉर्ड, रामसम रिकॉर्ड, रामसम रिकॉर्ड। अगली है ये लंबी बढ़ने वाली किस्म है, रामसम रिकॉर्ड लंबी बढ़ने वाली किस्म है। चंद्रमुखी कौन सी वैरायटी है, चंद्रमुखी, किसकी है, सनफ्लावर की, चंद्रमुखी। ज्वालामुखी कौन सी है, ज्वालामुखी। पूसा ज्वालामुखी मिर्च की किस्म भी है, ध्यान रखना मिर्च की वैरायटी भी है, पूसा ज्वालामुखी। और ये है ज्वालामुखी किसकी है, सनफ्लावर की, किसकी है, सनफ्लावर की। तो दोबारा देख लीजिए इसकी इम्प्रूव्ड वैरायटी है एक बार। सबसे पहले MSFH 1, MSFH 8, MSFH 17 और BSH फर्स्ट, जो फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है। ओपन पोलिनेटेड किस्मों की बात करें तो इनमें आती है कौन कौन सी, मॉडर्न इसी 68 414, सूर्या, सनराइज सिलेक्शन, रमसम रिकॉर्ड जो सर्वाधिक लंबी बढ़ने वाली किस्म है, चंद्रमुखी और ज्वालामुखी इसकी वेराइटियां हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसकी सीड रेट। सीड रेट प्रति हेक्टेयर बुआई के लिए जो सीड रेट रखते हैं 10 से 12 किलोग्राम, जो स्थानीय किस्में होती है, लोकल किस्में होती है या सामान्यतः जो इसकी सीड रेट काम में लेते हैं वो 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। लेकिन हाइब्रिड वैरायटी अगर आप बो रहे हो, उगा रहे हो, सोविंग कर रहे हो हाइब्रिड वैरायटियों की तो 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। हाइब्रिड वैरायटियों की बीज दर या सीड रेट कितनी रखते हैं, 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और सामान्यतः इसकी बीज दर 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर काम में ली जाती है। अपन बात करें खरपतवारनाशी तो कौन सा इसमें हर्बिसाइड्स काम में लेते हैं खरपतवारों को नष्ट करने के लिए, फ्लूक्लोरिलीन, कौन सा काम में लेते हैं, फ्लूक्लोरिलीन, और पेंडिमेथालिन, और कौन सा काम में लेते हैं, पेंडिमेथालिन काम में लिया जाता है। बात करें इसमें फर्टिलाइजर मैनेजमेंट की तो फर्टिलाइजर मैनेजमेंट में नाइट्रोजन देते हैं 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, कितने देते हैं, 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। जो सनफ्लावर जो फसल है उसमें नाइट्रोजन 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, पोटास भी 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, क्योंकि इसके पौधे पोटेशियम का ज़्यादा अवशोषण करते हैं, पोटास का ज़्यादा अवशोषण करते हैं, और कई बार पोटेशियम की कमी हो जाए तो इसमें दाना भी नहीं बनता है। तो नाइट्रोजन 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, पोटास 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर काम में लेते हैं अच्छा प्रोडक्शन प्राप्त करने के लिए। अपन बात करते हैं टाइम ऑफ सोविंग की, तो टाइम ऑफ सोविंग ये डे न्यूट्रल प्लांट है, दिवस निष्प्रभावी पादप है, इसकी पुष्पन क्रिया पर प्रकाश की अवधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इस कारण इसको तीनों ऋतुओं में बुआई की जा सकती है, तीनों ऋतुओं में इसकी सोविंग की जा सकती है। तो खरीफ में अगर आप सोविंग कर रहे हो तो जो रो इंटू पी रखेंगे आप, R इंटू आर, और P इंटू पी जो रखेंगे वो 60 इंटू 20 सेंटीमीटर, R इंटू पी 60 इंटू 20 सेंटीमीटर। कौन से में, खरीफ में बो रहे हो, वर्षा ऋतु में बो रहे हो। अगर आप रबी और जायद में अगर इसको उगा रहे हो तो R इंटू पी रखेंगे 45 इंटू 20, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, पूछी जा चुकी है पहले भी एग्जाम में। खरीफ फसल में R इंटू पी 60 इंटू 20 सेंटीमीटर, और रबी और जायद में R इंटू पी 45 इंटू 20 सेंटीमीटर रखी जाती है। दोबारा देख लीजिए एक बार, खरीफ में R इंटू पी 60 इंटू 20 सेंटीमीटर, और रबी व जायद में R इंटू पी 45 इंटू 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इरिगेशन की कि कौन कौन सी इसकी क्रिटिकल स्टेज है इरिगेशन की। तो क्रिटिकल स्टेज है वो है फली बनते समय, डिस्क बनते समय और बीज बनते समय, ये तीन इसकी क्रिटिकल स्टेज है इरिगेशन की। कौन कौन सी है, फली बनते समय, डिस्क बनते समय और बीज बनते समय, इसमें क्रिटिकल स्टेज होती है इरिगेशन की। अपन बात करें अंतराकर्षी एलाक्लोर बेसालिन, ये काम में लेते हैं, पेंडिमेथालिन भी काम में लिया जाता है। पक्षियों से बचाव की बात करें, पक्षियों से सर्वाधिक नुकसान होता है, तो पक्षियों से बचाव करने के लिए इसके लिए प्रकाश परावर्तित करने वाले एंटीपेरेट से रिबन का भी प्रयोग किया जाता है। फूलों का थोता रहना, क्योंकि इसमें परपरागण होता है, मधुमक्खियों के द्वारा होता है, तो कई बार मधुमक्खियाँ कम हो या उपलब्ध वहाँ पर नहीं हो तो इसमें कई बार बीज नहीं बनते, दाने नहीं बनते। तो इस समस्या को दूर करने के लिए प्रातःकाल के समय यानी सुबह के समय फूलों को नरम कपड़े से रगड़ना चाहिए, फूलों को नरम कपड़े से रगड़ना चाहिए। फूलों को आपस में हल्के से रगड़ने से भी लाभकारी रहता है, ताकि उसमें परागण की क्रिया हो जाए और बीज बन जाए, यानी थोते नहीं रहे बीज। नेक्स्ट अपन देखते हैं इंसेक्ट, मेन इंसेक्ट जो है वो है शीर्षछेदक, फलीछेदक, हेलिकोवर्पा और मिजेरा, जिसका जूलॉजिकल नेम होता है। अपन मेन डिजीज की बात करें तो अल्टरनेरिया ब्लाइट होता है, अंगमारी होता है, चारकोल रोड जो सोयाबीन में भी लगा था, चारकोल रोड, राइजोक्टोनिया स्पीसीज नामक फंजाई से होता है।
बात करें अपन हार्वेस्टिंग की, तो इसके बेजों में तेल व प्रोटीन की मात्रा पर फूलन के समय सबसे ज़्यादा होती है, तो उस समय इसकी कटाई कर लेनी चाहिए। उपज की देखें अपन 16 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। सनफ्लावर की अगर उपज की बात करें अपन तो 16 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तो दोस्तों ये थी अपनी सनफ्लावर की फसल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारा यूट्यूब चैनल राजधानी एजुकेशनल ग्रुप को सब्सक्राइब कीजिए और आपको नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाइए। थैंक यू। जय हिंद, जय राजधानी।